Hello everyone, this is part 3 of abrasion, that is mechanical injuries. हमने अभी अब्रेशन की डेफिनेशन देख ली, टाइप्स पढ़ ली. अब हम एजिंग ऑफ अब्रेशन देखेंगे. इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे ना बहुत आसानी हो जाती है टाइम सेंस इंजरी पता लगाने पे. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एजिंग ऑफ अब्रेशन? एजिंग ऑफ अब्रेशन इज यूज टू आइडेंटिफाई टाइम सेंस इंजरी. वही हम इससे टाइम सेंस इंजरी मीन्स कब ये जो है इंजरी हुई थी वो हम पता लगा सकते हैं. जो एब्रेडेड स्किन होती है, एब्रेजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? छिला हुआ, मीन्स छिल जाता है ना, उसको अब्रेजन बोलते हैं. जो एब्रेडेड स्किन होती है वो क्या करती है, एक टाइम के बाद स्कैब फॉर्मेशन कर लेती है. नहीं समझ में आता हमको, जैसे सूख जाती है, सूखी हुई स्किन रहती है, उसको स्कैब फॉर्मेशन बोलते हैं. वो कैसे बनी है? वो ड्राइड लिम्फ प्लस ड्राइड ब्लड जो था उन दोनों से मिलके बना है. अब जैसे जैसे हीलिंग होते जाती है टाइम के साथ साथ वैसे वैसे कलर जो है स्कैब का वो चेंज होता जाता है. इसको हम एक निमोनिक से देखते हैं, R3 B3. तो सबसे पहले जो R है मीन्स रॉ, जो लेस देन 12 आवर्स के अंदर मिलता है. ये कैसा होता है? फ्रेश. जो स्किन है वो भी फ्रेश है, मॉइस्ट है, और अभी इस टाइम पे ना प्रॉपर स्कैब नहीं बना है. ऑब्वियसली फ्रेश स्किन है तो स्कैब कैसे बन जाएगा? फिर दूसरा 12 आवर्स में जो है वो स्कैब जो है वो रेडिश हो जाता है. अब रेडिश क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्लड था वो क्लॉट हुआ होगा, तो ये क्लॉटेड ब्लड के कारण उसका रेडिश अपीयरेंस आ रहा है. फिर जो 2 से 3 दिन में जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. रेडिश ब्राउन कलर का क्यों हो गया? क्योंकि जो ब्लड है वो स्टार्ट हो गया है सूखना और ऑक्सीडाइज होना. वो ऑक्सीडाइज होता जा रहा है इसलिए ब्राउन कलर आ रहा है. उसके बाद 4 to 5 डेज में जो स्कैब होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है. ब्राउन कलर का क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्लड था वो और ज़्यादा ड्राई हुआ है. उसके बाद जब जो ब्लड है वो फुली ड्राइड हो गया है और नेक्रोटिक हो गई है स्किन, मीन्स लगभग 1 वीक में 6 to 7 डेज में जो स्कैब का कलर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है. क्यों? क्योंकि 1 वीक में क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जो सारे अब्रेजन्स हैं वो 1 वीक के अंदर हील हो जाते हैं. तो हमने देखा स्कैब सबसे पहले रॉ होता है, फिर रेडिश हुआ, फिर रेडिश ब्राउन हुआ एंड एट लास्ट ब्लैक कलर का हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि जो स्किन है वो फुली ड्राइड हो गई है और नेक्रोटिक हो गई है. अब हम इससे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब ये जो अब्रेशन है इससे हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स का भी पता लग जाता है. कैसे? जैसे हम खुद में भी करके देख सकते हैं. नेल से एक स्क्रैच देंगे अगर हाथ में, मान लो ये स्क्रैच ऐसा लगाया, ये स्क्रैच कैसे आया? लेफ्ट से राइट स्क्रैच आया. तो यहाँ पे जो एंड है यहाँ पे स्किन का डिपोजिशन हो जाएगा. ये जो फ्रेगमेंट्स है स्किन के इसी को हम इपिथेलियल टैग बोल रहे हैं या फिर हीपिंग ऑफ एपिथेलियम, मीन्स इपिथेलियम उखड़ के आई है ना. तो ये कहाँ पे मिल रही है हमको जमा हुआ? फाउंड एट द टेल एंड ऑफ अब्रेशन. अब्रेशन के टेल एंड पे मिल रही है. तो हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लग गया कि लेफ्ट से राइट के तरफ फोर्स का यूज़ करा गया है. अब इससे मैनर ऑफ एनर्जी इंजरी कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे अगर स्मॉथरिंग या थ्रॉटलिंग हुई है उसमें भी अब्रेशन मिलता है हमको. ये होमिसाइडल इंजरी है, उसमें भी हमको अलग टाइप का अब्रेशन मिलता है. जैसे हमको थंब का इम्प्रेशन मिलता है और नेल्स का अब्रेशन मिलता है हमको. अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसमें हमको ग्रेज अब्रेशन मिलता है जो कि एक्सीडेंटल में आएगा. और सुसाइडल में जैसे अगर हैंगिंग करी है तो जो लाइगेचर मार्क है उसका अब्रेशन मिलता है, मीन्स हमको प्रेशर अब्रेशन मिल रहा है. तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि मैनर ऑफ इंजरी क्या है. नाउ सीन ऑफ क्राइम. हम सीन ऑफ क्राइम कैसे पता लगाएंगे? अब जो अब्रेशन है उस अब्रेशन में कई फॉरेन बॉडीज आ सकती हैं. जैसे हमको डस्ट मिल सकती है, सैंड मिल सकती है, ग्लास मिल सकता है. अगर हमको कोई सैंड मिली है, फॉर एग्जांपल कोई सैंड मिली है हमको, अब इस सैंड का एक अलग ही टेक्सचर है. मतलब वो जो है वो नॉर्मल प्लेसेस पे वो सैंड नहीं है. एक प्लेस है लोकेटेड जहाँ पे वैसी सैंड पाई जा रही है. मीन्स हम ये सोच सकते हैं कि मान लो ये क्राइम वहाँ तो नहीं हुआ, ये जो भी क्राइम है उस प्लेस पे तो नहीं हुआ. जैसे अगर ग्लास के हमको पार्टिकल्स मिल गए हैं अब्रेशन में, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जहाँ पे भी एक क्राइम हुआ है वहाँ पे ग्लास ज़रूर टूटा होगा या फिर वहाँ पे हमको ग्लास के पार्टिकल्स ज़रूर मिलेंगे. तो ऐसे हम सीन ऑफ क्राइम का पता लगा सकते हैं थ्रू अब्रेशन. नाउ ये अब्रेशन एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम, ये कैसे पता लगेगा? यूजली जो है वो एंटीमॉर्टम ही होता है, बट कभी कभी पोस्टमॉर्टम भी हो जाता है. क्यों? जैसे मान लो बॉडी लेके जा रहे हैं, अब लेके जा रहे हैं तो कोई पार्ट अगर बॉडी का गेट के हैंडल से टकरा गया या फिर बॉडी उठाते वक्त तो बॉडी गिर गई तो भी तो अब्रेशन आएगा ना. तो उसको हम पोस्टमॉर्टम एब्रेशन बोल रहे हैं जो कि मैन हैंडलिंग ऑफ बॉडी के कारण आया है. हम डिफरेंस देखते हैं. अब इस डिफरेंस में
एक तरफ हम फीचर देखेंगे और एंटीमॉर्टम अब्रेशन और पोस्टमॉर्टम अब्रेशन देखेंगे। साइट, जो एंटीमॉर्टम अब्रेशन है वो कहीं भी आ सकता है, लेकिन पोस्टमॉर्टम अब्रेशन जो होता है वो मेनली बोनी प्रोमिनेंस पे ही आता है। जैसे अगर गेट से हमारा हाथ टकराया तो कोहनी, मेन तो कोहनी है जो है हमारी एल्बो है वही टकराएगी, तो इसलिए जो इसमें अब्रेशन है वो बोनी प्रोमिनेंस पे ही आते हैं। नाउ कलर जो है वो एंटीमॉर्टम अब्रेशन में रेडिश दिखता है, वहीं अगर पोस्टमॉर्टम अब्रेशन है तो येलो कलर का दिखेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाइटल रिएक्शंस। वाइटल रिएक्शंस हमको पता है ये लिविंग थिंग में ही होती है, तो अगर अब्रेशन एंटीमॉर्टम था, उस टाइम तक पर्सन जिंदा था, तो वाइटल रिएक्शंस उस एरिया पे ज़रूर होगी। और वहीं अगर ये अब्रेशन पोस्टमॉर्टम अब्रेशन है तो उस जगह पे वाइटल रिएक्शन नहीं होएगी। अब हम देखते हैं कि वाइटल रिएक्शन होती क्या है, इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें एक कलर चूज़ कर लेते हैं। ये एक लाइन है, ये पोस्टमॉर्टम रिप्रेजेंट करेगी, मीन्स मरने के पहले। मान लो ये कोई वुंड है, यहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं पोस्टमॉर्टम, यहाँ लिखते हैं हम एंटीमॉर्टम। अब जहाँ पे भी इंजरी हुई है उस जगह पे क्या होता है, उस जगह के जो टिश्यूज़ हैं ना वो डेड हो जाते हैं। जो भी अब टिश्यूज़ डेड हो गए तो मीन्स उनके अंदर एंजाइम भी कमी होगी। जैसे मान लो ये सेंटर है, ये अंदर के तरफ का है, जहाँ पे भी वुंड है ये अंदर तरफ है, और ये जो है वो बाहर की तरफ है। तो जिस जगह पे इंजरी हुई है उस जगह के टिश्यू डिस्टर्ब होंगे। अब टिश्यू डिस्टर्ब होंगे तो वहाँ की ऑब्वियसली एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो कम होगी ना, क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो तो कम हो गए, तो उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो गई। और बाहर की तरफ वहाँ पे तो टिश्यू इंटैक्ट थे, तो वो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो इसको हम पॉजिटिव जोन बोल रहे हैं। और अंदर की जो इंजरी की तरफ का जो एरिया है उसको हम नेगेटिव जोन बोलेंगे। अब वाइटल रिएक्शन तो दोनों तरफ हुई है, दोनों तरफ क्यों हुई है, क्योंकि टिश्यूज़ तो प्रेजेंट थे, लेकिन अंदर की तरफ जो है वो थोड़ी कम हुई है, तो इसलिए उसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव जोन। और जो बाहर की तरफ है, थोड़ा जो इंजरी से दूर का एरिया है, उस जगह पे वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसको हम पॉजिटिव जोन बोलेंगे। अब ये रिएक्शन है क्या, ये टिश्यू का रिस्पॉन्स है। जो भी लिविंग टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे अगर इंजरी हो जाए तो वो रेडिश दिखते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, तो हमको पता लगता है कि हाँ यहाँ पे इस टिश्यू पे इंजरी हुई है। वहीं अगर ये अब्रेशन एंटीमॉर्टम था, वो इंजरी जो है वो उस पर्सन के मरने के बाद हुई है, तो कोई भी हमको रिएक्शन नहीं मिलेगी, ना हमको नेगेटिव जोन मिलेगा ना हमको पॉजिटिव जोन मिलेगा। मीन्स अगर वाइटल रिएक्शन मिल रही है उस जगह पे तो ये एंटीमॉर्टम इंजरी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स पूछते ही हैं इसको, तो यहाँ से अच्छे से याद रख लेना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।